Hello everyone, how to have a good day, keep your gratitude higher than your expectations. There's a lot of days has been passed, I not uploading a video on the topic of biology, chemistry and physics because there's an examination of mine that is going in the medical university. So that's why there's a lot of stuff of the work that I've been doing there. So that's why I not upload any video, but from the day of today, I have been uploading the video on each topic of biology, chemistry and physics in order that you got a great concept on each topic and get mastering over there. सो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टडी किया था वो था हमारा मॉलिक्यूल और उसके हमने स्पेसिफिक टाइप स्टडी किया था होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को डिटेल के अंदर. सो आज हम मॉलिक्यूल के दूसरे टाइप को स्टडी करेंगे जिसको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे दैट इज़ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो हमने एक पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या होता है. बेसिकली एक स्टेबल पार्टिकल होता है. क्यों? क्योंकि वो बना होता है एटम्स का और एटम जब कंबाइन होकर उसको बनाते हैं तो उसका ऑक्टेटुप्लेट कंप्लीट हो जाता है. जब एटम कंबाइन होते हैं ऑक्टेटुप्लेट कंप्लीट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए तो एक स्टेबल पार्टिकल बनता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है. उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. और जब एटम सिमिलर कंबाइन हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल बनता था उसको हम क्या बोलते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया, ये क्या है? हमारे नॉन मेटल एटम है. जब भी ये कंबाइन होंगे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड तो ये कंबाइन होके एटम एक स्टेबल पार्टिकल बनाएंगे जिसको मॉलिक्यूल तो बोलेंगे, पर ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम सिमिलर है. तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. पर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम क्या हो? डिफरेंट हो. लाइक ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? सपोज क्लोरीन. ये दो डिफरेंट एटम है कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड. तो जब डिफरेंट एटम कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो तो जो वो स्टेबल पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल जिसको बनाने वाले जो एटम हो, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है उस एटम के बीच में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई हो और साइज स्मॉल हो. लाइक ये क्या है? एटम है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी साइज और उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते. तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और शेयरिंग के मसले जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. तो जब भी एटम कंबाइन होते हैं, कौन से एटम? नॉन मेटल एटम. जब भी दो नॉन मेटल एटम हो और दो नॉन मेटल एटम कौन से हो? डिफरेंट. जब भी दो डिफरेंट नॉन मेटल एटम कंबाइन होते हैं, डिफरेंट नॉन मेटल एटम कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये सपोज एक एटम है, नॉन मेटल एटम है, ये दूसरा नॉन मेटल एटम है. इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वसीले और ये जो मॉलिक्यूल बनता है इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे. फॉर एग्जांपल ये एटम है हमारा हाइड्रोजन, ये दूसरा एटम है क्लोरीन. ये 7th ग्रुप से बिलोंग रखता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ये हाइड्रोजन पहले ग्रुप से बिलोंग रहता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते इसलिए ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और शेयरिंग के वसीले जो डिफरेंट एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन है और इसके बीच में क्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है. तो जब भी डिफरेंट एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बने उससे वो कंबाइन होते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. जैसा कि इस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं क्योंकि एटम के जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होते हैं? डिफरेंट. और एटॉमिक नंबर किसको पता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताते हैं. तो जैसे कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर एटम सिमिलर नहीं है, एटम क्या होते हैं? डिफरेंट. हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं भाई? डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट एटम होने की वजह से क्या होता है? उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एक एटम के अंदर वो क्या होते हैं? वो भी डिफरेंट होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे तो क्या होगा? तो ज़ाहिरा ये एक शेयर्ड पेयर बन रहा है. इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है, इसके अंदर भी प्रोटॉन मौजूद है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके अंदर 17 प्रोटॉन है. तो ये क्या करेंगे? इस शेयर्ड पेयर के ऊपर इसका जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन के बेसिस पे अट्रैक्शन लगाएगा. हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो इस शेयर पेयर को क्या कर लगाएगा? अट्रैक्शन. इस अट्रैक्शन लगाने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. जो हमने पढ़ी थी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसा कि एटम डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होते हैं? इसके अंदर डिफरेंट होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं तो ये जो अट्रैक्शन लगाते हैं
शेयर्ड पेयर के ऊपर इसको अपनी तरफ खींचने के लिए वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट होगी तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो शेयर्ड पेयर उसकी तरफ मूव करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी शेयर्ड पेयर उसके दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपेयर होगी। तो ये जो शेयर्ड पेयर का मूव करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से, इस शेयर्ड पेयर की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं भाई, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। जैसा कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, नॉन मेटल है, डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ग्रेटर देन जीरो होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो ग्रेटर देन जीरो होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है उसकी तरफ मूव करता है। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। मतलब इसके अंदर जो डायपोल मूवमेंट होती है वो भी क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। इसके लिए इसके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हेटेरोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, पोलर होते हैं। हमने देखा कि ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बने हुए हैं दो एटम से बने हुए हैं, तो क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तो डायपोल मूवमेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। इसलिए ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो दो एटम से बने होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। पर जब दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड तभी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। तो उसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, शेयर्ड पेयर मूव करेगा, डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। पर जैसा कि डायपोल मूवमेंट में शेयर्ड पेयर मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम फिजिक्स के अंदर एक क्वांटिटी पढ़ते हैं जो हमें बताती है डायरेक्शन को। ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें ज़रा एक तरफ ही शेयर्ड पेयर मूव कर रहा है, तो डायपोल मूवमेंट इस तरफ है, तो इसलिए दो एटम से बना हुआ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। पर दो से ज्यादा होंगे तो हम क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट होगी और शेयर्ड पेयर मूव भी करेगा। पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर मूव कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, एक ही स्ट्रेंथ से मूव कर रहा होगा, तो वो क्या बनेंगे, नॉन पोलर बनेंगे। कैसे नॉन पोलर बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सपोज ये हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है CH4। जैसा कि इसमें कार्बन जो है डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, शेयर्ड पेयर की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड पेयर इधर मूव करेगा, इसका शेयर्ड पेयर भी इधर मूव करेगा, इसका शेयर्ड पेयर भी इधर, इसका शेयर्ड पेयर भी इधर। तो जब शेयर्ड पेयर देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं, तो इसका ओवरऑल जो होगा अट्रैक्शन, शेयर्ड पेयर का ओवरऑल अट्रैक्शन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर और इक्वल स्ट्रेंथ से अप्लाई करेंगे तो जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। ऐसे ही इसमें जो डायपोल मूवमेंट, नेट डायपोल मूवमेंट होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होगी तो ये जो कंपाउंड होगा, यानी जो मॉलिक्यूल होगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और उसके अलावा वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम बहुत से ज्यादा हैं, पर ये डायपोल मूवमेंट जो है वो ऐसी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, पर इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वेक्टर जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा, इसकी डायपोल मूवमेंट ओवरऑल जीरो नहीं होगी, इसलिए ये क्या होगा, पोलर होगा। अब हम कंफ्यूजन में पड़ गए कि दो एटम से बनने वाला हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो हमें पोलर नजर आ रहा है क्योंकि एक डायरेक्शन में ही शेयर्ड पेयर मूव कर रहा है। पर जो दो से ज्यादा एटम्स की कॉम्बिनेशन से हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है वो या तो नॉन पोलर है या तो पोलर है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इससे हम ऐसे डिसाइड करते हैं। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा एटम से बने होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक ऐसा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जो बेसिकली जिसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ऐसा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम अनसिमेट्रिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब सिमेट्रिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐसा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जरा दो से ज्यादा आइटम बनेंगे, दो से ज्यादा आइटम कंबाइन होंगे तो एक एटम ऐसा होगा जो सेंटर पर होगा। जैसा इसमें दो से ज्यादा आइटम है तो एक एटम के सेंटर पे है, इसमें भी दो से ज्यादा आइटम है तो ये
इसमें भी एक सेंट्रल एटम है, मतलब जो दो से ज्यादा एटम्स का बने होते हैं उसमें सेंट्रल एटम होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम हो, जो ज्यादा जो दो से ज्यादा बने की कॉम्बिनेशन से बना होगा, तो उसमें जो एक एटम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो ऐसा एटम मॉलिक्यूल जो जिसमें एक सेंट्रल एटम हो और उस सेंट्रल एटम ने अपने पूरे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किए हों, और शेयर भी सिमिलर एटम के साथ किए हों। जस्ट लाइक ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है कार्बन, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है भाई, शेयर कर रहा है। इसमें ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है, और उसके अलावा इसके साथ शेयर कर रहा है। इसके साथ शेयरिंग हो रही है, इसके साथ भी शेयरिंग हो रही है, और इसके अलावा इसके साथ भी शेयरिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, पर शेयर भी सिमिलर एटम को कर रहा है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम हो और सेंट्रल एटम अपने पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करे, पर शेयर भी सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम को करे, ऐसे हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिक हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इस जो सिमेट्रिक हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है कि उसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होता है उसका नेट जो है वो 0 होता है। मतलब जो सिमेट्रिक हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉर्मली वो क्या होते हैं, ऑलवेज नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं भाई, नॉन पोलर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज एक मॉलिक्यूल है, हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें अगर देखेंगे सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर ये 6 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो ये शेयर भी सिमिलर एटम को कर रहा है। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, बेसिकली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। देखें इसके शेड पेयर इधर मूव करेंगे, इसके शेड पेयर इधर, ये 2 वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट बनेगा किधर, डाउनवर्ड, और ये रिजल्टेंट डाउनवर्ड एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अपवर्ड है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बन जाएगा भाई, नॉन पोलर बन जाएगा। मतलब वो हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो 2 से ज्यादा बनते हैं उसमें सेंट्रल एटम होता है। अगर सेंट्रल एटम अपने पूरे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले शेयर कर रहा है और शेयर भी सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम को कर रहा है, तो ऐसे हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, और वो क्या होगा भाई, नॉन पोलर होगा। और उसके अलावा एक ऐसा हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेंट्रल एटम होता है, पर सेंट्रल एटम अपने यहाँ तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, अगर करेगा तो डिफरेंट एटम को करे। ऐसे हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिक हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जस्ट लाइक वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, पर वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, 2 जो लोन पेयर है उसको शेयर नहीं कर रहा। तो इसमें ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अपने पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, शेयर तो सिमिलर एटम को कर रहा है पर शेयर पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बनेगा। उसके अलावा ये दूसरा मॉलिक्यूल है, सपोज हमारा CHCl3, क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं हम, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो जहरा क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम देखें तो इसमें ये कार्बन है, कार्बन HCl के साथ कंबाइन हो रहा है, HCl के साथ और HCl के साथ, और उसके अलावा इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। जैसा कि इसमें कार्बन ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं पर शेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम को नहीं किए हैं, तो ये भी कौन सा मॉलिक्यूल होगा, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। अगर हम अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल को देखेंगे तो अगर देखेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है। तो डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होगी, मतलब इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। मतलब जो अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक इस कंडीशन में ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होती है, और ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं। क्या होते हैं भाई, पोलर होते हैं। उसके अलावा ये जो वाटर है, वाटर को हम देखेंगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए पर शेयर सिमिलर एटम को किए हैं, तो क्या होगा, शेयर पे इसके
इधर मूव करेंगे और डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, मतलब ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो होगी। मतलब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है डिफरेंट नॉन मेटल एटम की कॉम्बिनेशन से थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिए डिफरेंट है, तो इसमें डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होगी और दो एटम से बनने वाला हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। पर अगर दो से ज्यादा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन मेटल एटम कंबाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर एक सेंट्रल एटम होगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो या तो सिमेट्रिक होगा या अनसिमेट्रिक। ऐसा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम हो और वो पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर करे और शेयर भी सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम को करे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, और वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और उसके अलावा ऐसा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम हो पर सेंट्रल एटम के जो है अपने पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे, शेयर सिमिलर एटम को करे या पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे, अगर शेयर कर रहा है तो सिमिलर एटम को ना करे, ऐसे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। मतलब कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। पोलर कौन से होते हैं, दो एटम से बनने वाले, और अनसिमेट्रिक। और नॉन पोलर कौन से होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, बेसिकली वो नॉन पोलर होने की वजह से एक दूसरे से जुदा जुदा होंगे, और जुदा जुदा होंगे तो इससे एक स्टेट बनेगी। मतलब ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, गैसेस स्टेट में। अगर और जो पोलर हैं उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से वो कंबाइनली एक दूसरे के साथ कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी। अगर हम इसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसकी पोलर के वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर किस स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू करेंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू करेंगे। मतलब कि जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट नॉन मेटल एटम की कोवलेंट बॉन्ड की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, अगर दो से बने होंगे तो जाहिरा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन जीरो होगी, डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो, और पोलर होंगे। अगर अनसिमेट्रिक होंगे वो भी पोलर होंगे, और जो पोलर होंगे वो यहाँ तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और टेम्परेचर रिड्यूस करने की वजह से सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेंगे। पर ऐसे ही हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा आइटम से बने होते हैं और सिमेट्रिक होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस स्टेट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीथेन जो है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है भाई, गैसेस स्टेट में। रीजन क्यों कि ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो है पर इसके अंदर जो ये नेचर के हिसाब से सिमेट्रिक है, मतलब इसमें सेंट्रल एटम ने पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, शेयर भी सिमिलर एटम्स को किए हैं, इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर है, अट्रैक्शन लग नहीं रही, इसलिए ये जो मीथेन है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ये क्या है, बेसिकली गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। पर मैं आपसे कहूं कि ये वाटर है H2O में जैसे कि ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होने की वजह से ये क्या है, पोलर है। पोलर होने की वजह से इसके ऊपर चार्जेस बनती हैं, इसलिए जो H2O होता है वो बेसिकली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उससे उसके सॉलिड फॉर्म को क्या बोलते हैं, हम आइस बोलते हैं। ठीक है भाई, अभी हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी स्टडी कर रहे हैं। हमने हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम हो, नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए डिफरेंट कंबाइन हो, तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसा कि एटम डिफरेंट हैं, अगर दो हैं तो डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होगी और वो क्या होंगे, पोलर होंगे। पर जो दो से ज़्यादा बनते हैं वो दो किस्म के होते हैं, सिमेट्रिक होता है और दूसरा अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो होता है वो नॉन पोलर होता है और अनसिमेट्रिक क्या होता है, पोलर होता है। इसलिए जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं दो एटम से बनने वाले और अनसिमेट्रिक, पोलरिटी होने की वजह से वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पर जो अनसिमेट्रिक होते हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस स्टेट में, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। ठीक है भाई। उसके अलावा जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसा कि उसमें एटम जो होते हैं वो डिफरेंट कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, डिफरेंट कंबाइन होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने डिफरेंस पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है उसमें ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो डिफरेंस होता है, पर ग्रेटर देन जीरो होगा तभी डायपोल मोमेंट बनेगी दो एटम के बीच में, और उसके अलावा दो से ज़्यादा एटम के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो होता है
तो उससे क्या होता है, बेसिकली हमने पढ़ा था कि जब भी हम मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन। और फिशन दो टाइप्स की होती हैं, ऐसी फिशन जो हम करें और मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर सिमिलर पार्टिकल्स प्रोड्यूस करे, मतलब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करे, ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं। और ऐसी फिशन जिसकी वजह से मॉलिक्यूल या कंपाउंड ब्रेक होकर डिफरेंट पार्टिकल्स पैदा करें, यानी डिफरेंट रेडिकल पैदा करें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, कैटायनिक रेडिकल और एनायनिक रेडिकल पैदा हो, ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक फिशन बोलते हैं। तो जैसा कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो होता है, पर हमने फिशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो होगा या 0.4 होगा तो फिशन कौन सी होगी भाई, जीरो होगा, या 0 to 0.4 होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, या तो जीरो हो या तो 0.4 हो। अगर 0.4 होगा तब फिशन कौन सी होती है, होमोलाइटिक फिशन। और कौन से रेडिकल पैदा होते हैं, बेसिकली फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर होता है तो जो फिशन होती है वो हेटेरोलाइटिक फिशन होती है। जैसा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है एटम्स कंबाइन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, जीरो नहीं होती। पर अगर जीरो से ग्रेटर हो, 0.4 तक होगी और 0.4 से ग्रेटर होगी तो फिशन ये दो टाइप्स के दे सकते हैं, मतलब ये फिशन दो टाइप्स के दे सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन जीरो होगी इसमें, पर अगर 0.4 होगी और 0.4 से ग्रेटर होगी तो ये फिशन देते हैं। और फिशन कितनी देते हैं, बेसिकली दो टाइप्स की फिशन देते हैं। ऐसी फिशन जिसमें मॉलिक्यूल और कंपाउंड ब्रेक डाउन हो, मॉलिक्यूल और कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर एक जैसे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करे, यानी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करे, ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। और ऐसी फिशन जिसमें एटम में मॉलिक्यूल या कंपाउंड ब्रेक होकर डिफरेंट पार्टिकल यानी एक कैटायनिक और एक एनायनिक रेडिकल प्रोड्यूस करें, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक फिशन बोलते हैं। अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कंबाइन हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ग्रेटर देन जीरो होगी, पर अगर 0.4 होती है तो कौन सी फिशन होगी भाई, होमोलाइटिक। और कौन से रेडिकल प्रोड्यूस होंगे भाई, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। अगर 0.4 से ग्रेटर होगी तो कौन सी फिशन होगी भाई, हेटेरोलाइटिक और चार्ज रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। अगर हम देखें एग्जांपल्स को तो जो मीथेन होता है बेसिकली इसमें ये कार्बन है, ठीक है भाई, इसमें ये क्या है भाई, कार्बन है। अगर हम देखेंगे कि ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, अगर ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम देखेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, डिफरेंस निकालेंगे कितना बनेगा, 0.4। जैसा कि इसमें डिफरेंस 0.4 ही आ रहा है तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी रेडिएशन की वजह से हम इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसमें रेडिकल पैदा होंगे, पर कौन से रेडिकल पैदा होंगे भाई, फ्री रेडिकल पैदा होंगे। मतलब ऐसे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 0.4 होता है उसमें फिशन कौन सी होती है भाई, होमोलाइटिक फिशन होती है। और कौन से रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से ग्रेटर होगी तो कौन से रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, चार रेडिकल। उस फिशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलाइटिक फिशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है और हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना बनता है, 0.9, मतलब 0.4 से ग्रेटर है। अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एक रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, पर ये एक चार्ज रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, मतलब कौन सी फिशन होगी, हेटेरोलाइटिक फिशन होगी। बात समझ में आई, मतलब जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो फिशन होमोलाइटिक भी देते हैं और हेटेरोलाइटिक फिशन भी होते हैं। होमोलाइटिक फिशन देने की वजह से ये कौन से रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, फ्री रेडिकल। और हेटेरोलाइटिक फिशन की वजह से ये कौन से रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, ज़रा फ्री रेडिकल हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल जब बनते हैं तो ये लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। और लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होते हैं उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होमोलाइटिक फिशन देते हैं, मतलब 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसके अंदर, वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, होमोलाइटिक फिशन देते हैं। फॉर एग्जांपल CH4Cl2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें फिशन क्या कौन सी होगी, होमोलाइटिक। रेडिकल दो बनेंगे, फ्री रेडिकल एक क्लोरीन और ये दूसरी क्लोरीन। उसके अलावा इसमें भी दो रेडिकल बनेंगे, CH
3 और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, CH3 इसके साथ कंबाइन होगा, तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, CH3Cl और प्लस में HCl। ये ऐसा रिएक्शन है जो बेसिकली होता है लाइट के प्रेजेंस में। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जो होमोलाइटिक फिशन देते हैं हेटेरोएटॉम मॉलिक्यूल, वो कौन से रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, फ्री रेडिकल, और वो कौन से रिएक्शन देते हैं, बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन देते हैं। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। जैसा कि ये केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक लाइट इसमें प्रेजेंट ना हो। तो अपने आप रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकते, मतलब बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकेंगे तो न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होगी, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें खुद रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी ना हो कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हेटेरोएटॉम मॉलिक्यूल जो होमोलाइटिक फिशन देते हैं फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करके, वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन देते हैं, और वो नेचर के हिसाब से क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। उसके अलावा जो हेटेरोलाइटिक फिशन देते हैं यानी चार्ज रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन देते हैं। वो कौन से केमिकल रिएक्शन देते हैं देखते हैं हम, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और अभी हम पढ़ेंगे कि हेटेरोलाइटिक फिशन देने वाले जो बेसिकली हेटेरोलाइटिक फिशन देने वाले जो हेटेरोएटॉम मॉलिक्यूल हैं वो कौन से रिएक्शन देते हैं, ठीक है भाई। ये हम पढ़ेंगे कि जो हेटेरोलाइटिक फिशन देते हैं, हेटेरोलाइटिक फिशन जो देते हैं, मतलब जो चार्ज रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन से रिएक्शन देते हैं, वो बेसिकली चार्ज के बेसिस के रिएक्शन देते हैं। वो कौन से रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है उसकी चार्ज इंक्रीज हो जाए रिएक्शन के दौरान, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है हमारा, ठीक है। एक सपोज हमारा रिएक्शन है, उसमें ये क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। फॉर सपोज क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें कार्बन की चार्ज क्या है, जीरो, पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि ऐसे डबल बॉन्ड की वजह से ये बन रहे हैं, जैसा कि कार्बन जो है ये शेयर्ड पेयर इस यहाँ पर मूव करेगा और इधर मूव करेगा, जैसा ये सिमेट्रिक और ये गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। पर अगर हम देखेंगे कि जब ये कार्बन के ऊपर चार्ज जीरो थी, पर जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो इसमें शेड पर मूव कर रहे हैं, और कितने मूव कर रहे हैं भाई, 4 शेड पर मूव कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज +4 चार्ज प्रोड्यूस हो रही है। तो चार्ज इसकी इंक्रीज हो गई। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट की चार्ज इंक्रीज हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल था जस्ट ऑक्सीडेशन को समझाने के लिए। पर जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीडेशन कैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये H2S है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर इसको हम रिएक्ट कराएंगे सपोज वाटर के साथ, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्या बनाता है, सपोज एक मॉलिक्यूल बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम देखेंगे कि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज़्यादा है, शेयर पर इसके पास है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज प्रोड्यूस होती है। पर ये जब वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है तो ये सल्फर है, ठीक है भाई, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है। देखा जाए तो ये जो है सिमेट्रिक नेचर रखता है, पर ये ऑक्सीजन सिमेट्रिक नेचर नहीं रखता। सिमेट्रिक नेचर ये ऑक्सीजन नहीं रखने की वजह से ये क्या होता है, पोलर होता है। सल्फर की वजह से पोलर नहीं होता ये सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन की वजह से पोलर होता है। तो अगर हम देखेंगे कि ये शेयर्ड पेयर कितने सल्फर से दूर जा रहे हैं, 6, तो इसकी वजह से +6 चार्ज इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो चार्ज क्या हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, यानी नेगेटिव से चार्ज ज़्यादा होकर इंक्रीज हो गई। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक फिशन देने वाले मॉलिक्यूल जिसकी चार्ज इंक्रीज हो जाती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हेटेरोलाइटिक फिशन देने की वजह से कौन से रिएक्शन दे सकते हैं भाई, एक जिसमें चार्ज इंक्रीज हो जाती है यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे सकते हैं। उसके अलावा दूसरे रिएक्शन भी ये दे सकते हैं। वो दूसरे रिएक्शन कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इनकी चार्ज डिक्रीज हो जाती है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की चार्ज डिक्रीज हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन एग्जांपल लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। सपोज ये रिएक्ट कर रहा है एक कार्बन एटम से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक तो इसमें ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो इस ये जो सल्फर है ये सपोज यहाँ पर कन्वर्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो इसकी पहले चार्ज थी +6, अब इसकी चार्ज कितनी बन गई है भाई, +4। चार्ज क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो चार्ज अगर इंक्रीज होती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। अगर डिक्रीज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई। और ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें चार्ज जो है सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की चार्ज इंक्रीज हो जाती है, दूसरे सब्सटेंस की रिड्यूस हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक हमारा रिएक्शन है जो यूनिवर्सल होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जैसा कि ये जो ग्लूकोज होता है इसकी ओवरऑल चार्ज क्या होती है, 0 होती है। ठीक है भाई, और इसकी भी ओवरऑल चार्ज क्या होती है, 0 होती है। अगर हम चार्ज निकालेंगे इसकी ओवरऑल चार्ज 0 होगी, और जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाता है वाटर, और इसकी ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर हम देखेंगे तो इसमें कार्बन की चार्ज क्या थी भाई, 0 थी। ऑक्सीजन के रिएक्शन के दौरान इसकी चार्ज क्या होगी, +4, मतलब चार्ज क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब क्या होगी इसमें क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। उसके अलावा जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, वाटर बना रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की चार्ज पहले क्या थी, 0, पर जब शेयर पर इसके पास जाएंगे तो इसकी चार्ज क्या हो जाएगी, -2, मतलब चार्ज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें चार्ज सब्सटेंस रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी चार्ज इंक्रीज भी हो, डिक्रीज भी हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसकी वजह से ये कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, अगर हीटोलाइटिक फिशन देगा तो वो यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा, यहाँ तो रिडक्शन रिएक्शन देगा, यहाँ तो कौन सा रिएक्शन देगा भाई, ये रेडॉक्स रिएक्शन देगा। और उसके अलावा एक दूसरा रिएक्शन भी होता है जिसमें एक ही सब्सटेंस जो होता है उसकी चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस की चार्ज इंक्रीज हो और एक ही सब्सटेंस की चार्ज डिक्रीज हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, इसका दूसरा नाम होता है सिंपल ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, हम ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन कहें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, कि एग्जांपल ये है कि सपोज ये क्लोरीन है Cl2, ये रिएक्ट कर रही है किससे के साथ भाई, वाटर के साथ। क्लोरीन की चार्ज पहले क्या है, 0, होमोटाइप मॉलिक्यूल है। जब ये रिएक्ट करती है तो एक तो ये जब ब्रेक डाउन होंगे तो ये कौन सा रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे, H+ और OH- ज़ाहिरा हीटोलाइटिक फिशन हो रही है, और ये जब ब्रेक डाउन होंगे तो कौन सी फिशन देंगे, होमोलाइटिक। तो एक क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, दूसरी क्लोरीन, एक क्लोरीन इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी भाई, HCl, और दूसरी क्लोरीन इस OH के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी, HOCl। ठीक है भाई, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड। अगर हम इसको देखेंगे इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन की पहले चार्ज क्या थी, 0, पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा है, तो शेयर पर इधर इसके पास चला जाएगा तो इसकी चार्ज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मतलब इसमें क्या आ गई, रिडक्शन आ गई। और दूसरे अब मॉलिक्यूल को देखें, हाइपोक्लोरस एसिड को, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या ऑक्सीजन से जो है कम होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है भाई, 3.5, क्लोरीन की होती है 3.0। तो शेयर पेयर इसके पास जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब एक ही सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है
और रिडक्शन भी हो रही है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस, एक ही रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन के हो हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होमोलाइटिक फिशन देते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन देते हैं फ्री रेडिकल की वजह से, और जो हीटोलाइटिक फिशन देते हैं 4 रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो 4 किस्म के रिएक्शन देते हैं। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन रिएक्शन, तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन और चौथा रिएक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, कैसे बनता है, उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से रिएक्शन देते हैं। अभी हम हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कैसे हम हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल को शॉर्ट हैंड मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट जो होता है उसके एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड मेथड से, जिसको हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं भाई, सैम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैम्बल बोलते हैं। जैसा कि एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, अगर डिफरेंट एटम बनाएंगे तो वो क्या होगा, हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। तो होमो एटॉमिक भी हो सकता है और हीटो एटॉमिक भी हो सकता है, मतलब एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है और उसके अलावा कंपाउंड ही बनता है, मॉलिक्यूल होमो भी बनता है और हीटो ही बनता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसा कि एटम कंबाइन हो रहे हैं, कौन कंबाइन हो रहा है, सिंबल। तो बेसिकली मॉलिक्यूल और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शॉर्ट हैंड मेथड बनाते हैं जिसमें हम मॉलिक्यूल के अंदर एटम के सिंबल को रखते जाते हैं, तो उसकी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बनती है। उस शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फार्मूला बोलते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है कंपाउंड और या मॉलिक्यूल की, जिसमें बहुत सारी सिंबल कंबाइन होकर उसको बनाती हैं। ऐसे शॉर्ट हैंड मेथड को हम क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल फार्मूला की वजह से, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो होते हैं हम एटम रखते हैं, ठीक है भाई। उसमें हम देखते हैं कि कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो उसमें एक एटम कॉमन लेते हैं, उसके नंबर को हम सबस्क्रिप्ट के साइड पे लिखते हैं और जो फार्मूला बनता है उसको हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, सिंपल फार्मूला। लाइक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसमें हम एक एटम को कॉमन लेंगे और जितने एटम है उसको इधर लिखेंगे, तो ये कौन सा बन गया फार्मूला, सिंपल फार्मूला। इसके अलावा O3 है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है ऐसे, तो हम ऐसे एक एटम को कंबाइन कॉमन लेंगे और उनके नंबर को इधर रिप्रेजेंट करते हुए क्या बनेगा, हम सिंपल फार्मूला बनेगा। किसके लिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। पर हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है, जैसा कि हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल 2 किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, एक 2 से बना होता है और 2 से ज़्यादा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या होते हैं भाई, फार्मूला होते हैं। तो हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो 2 एटम से बना होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कंपाउंड फार्मूला बोलते हैं। और 2 से ज़्यादा एटम से बनने वाले हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स फार्मूला बोलते हैं। तो कंपाउंड फार्मूला 2 एटम्स के लिए होता है जो 2 एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, और कॉम्प्लेक्स फार्मूला ऐसा हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो 2 से ज़्यादा एटम्स की कॉम्बिनेशन से बने, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स फार्मूला बोलते हैं। तो कंपाउंड फार्मूला हम बेसिकली किन हीटो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं जो 2 एटम से के साथ बना हो, और कैसे लिखते हैं, सिंपली क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली 2 एटम्स जो होते हैं रखते हैं, एक एटम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और दूसरा एटम राइट साइड पे रखते हैं। लेफ्ट साइड पे हम ऐसा एटम रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, मतलब वो कौन सी चार्ज प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव। और उसके अलावा राइट साइड पे उस एटम को रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और चार्ज कौन सी लेता है, बेसिकली नेगेटिव लेता है। तो ऐसे रख के एक फार्मूला बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फार्मूला बोलते हैं। ठीक है भाई। तो फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला कौन सा होगा, कंपाउंड, क्योंकि ये 2 एटम्स के साथ बना हुआ है और 2 एटम के साथ बना है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और
क्लोरीन, तो हम दो एटम्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर कौन सा एटम लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की कम होती है, और राइट साइड पर वो एटम लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जो फार्मूला बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फार्मूला बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये एग्जाम्पल है सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको हम देखेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, उसमें दो एटम होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा फ्लोरीन। जैसा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा भाई, कंपाउंड फार्मूला। सिंपली कंपाउंड फार्मूला में क्या करते हैं, दो एटम लेते हैं, लेफ्ट साइड पर वो रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, राइट साइड पर वो लिखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऐसे रखने से जो फार्मूला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फार्मूला बोलते हैं। और उसके अलावा दूसरा फार्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। ऐसा फार्मूला जिसमें दो एटम्स तो हो, कंबाइन हो, थोड़ा कोवलेंट बॉन्ड यानी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना है पर दो से ज़्यादा एटम की कॉम्बिनेशन से वो बने, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। इसको हम क्या इसको कैसे लिखते हैं, सिंपली अगेन हम क्या करते हैं, दो एटम्स लेते हैं, ठीक है भाई। इसकी एक एटम ऐसा एटम लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट साइड पर एक एटम रखते हैं और दूसरा राइट साइड पर रखते हैं। लेफ्ट साइड पर वो एटम रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अगेन कम होती है, और राइट साइड पर होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन क्या होती है, ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर अपेयर होती है और इसकी पॉजिटिव चार्ज अपेयर होती है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इनके ऊपर वैलेंसी असाइन करते हैं, वैलेंसी असाइन करके उस वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके नंबर को, जो फार्मूला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर जैसा कि इसमें जो एटम होते हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं, कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर उसका मुझे फार्मूला लिखना हो तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम सेलेक्ट करेंगे, एटम दो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसको लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसको राइट साइड पर लिखूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, इसके ऊपर वैलेंसी असाइन करूंगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है और ऑक्सीजन की -2 है, और उसके वैलेंसी वाले जो नंबर होते हैं उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा, एक इससे, तो फार्मूला बन जाएगा कौन सा, H2O। ये कौन सा फार्मूला है भाई, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, सपोज हम दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें हम देखेंगे सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर को लिखेंगे। उसके अलावा हम किसको लिखेंगे भाई, ऑक्सीजन को लिखेंगे, ठीक है भाई। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो सल्फर जो होता है उसकी वैलेंसी जो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड में, वो कितने करता है, 4। तो ओवरऑल इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +6, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। अगर टेबल लग रही है तो हम इसको टेबल भी लगाएंगे। जैसा कि इसमें टेबल नहीं लग रही, टेबल लग रही है 1 2 2, तो इसमें डिवीजन नहीं हो रही, तो ऐसे कोई भी डिवीजन नहीं करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला लिखेंगे। पर अगर टेबल लग रही है तो टेबल हम लगाएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर कितनी टेबल लग रही है, 3 और 1, और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा भाई, SO3। ये कौन सा फार्मूला है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। ऐसा फार्मूला जिसमें हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर दे पर वो दो से ज़्यादा एटम के साथ बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। उसको कैसे लिखते हैं, बेसिकली लेफ्ट साइड पर कौन सा आइटम रखते हैं हम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, राइट साइड पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वैलेंस से साइन करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बेसिकली जो मेथड है इसमें हम कॉम्प्लेक्स हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं जो दो से ज़्यादा एटम से बना होता है। पर इसका एक्सेप्शन होता है एक रूल का, वो होता है अमोनिया। अमोनिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, अमोनिया को रिप्रेजेंट करने ये पहला रूल इसमें फॉलो नहीं करते। सिंपली हम लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन रखते हैं और राइट साइड पे हाइड्रोजन। जैसा ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, ये एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सिंपली नाइट्रोजन को आगे और हाइड्रोजन को राइट साइड पे रखते हैं और इसके वैलेंसी असाइन करते हैं, ठीक है भाई। वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला बनता है अमोनिया का NH3। ये कौन सा फार्मूला है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला।
ये जो भी हमने कंपाउंड देखे इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड हो, ऐसे फार्मूला को, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये आगे हम स्टडी करेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड ना हो, यहाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो वाटर कौन सा है, इनऑर्गेनिक। सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सा है, इनऑर्गेनिक। और अमोनिया कौन सा है, इनऑर्गेनिक। इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई। पर जो ऑर्गेनिक होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम होते हैं उसको अमोनिया की तरह पहला जो रूल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया की तरह क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पहले लिखते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाद में लिखते हैं और उसकी वैलेंस से वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फार्मूला बनता है। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, जैसा कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड हमें नजर आ रहा है। ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है। इसका फार्मूला मुझे बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, पहला रूल को रिवर्स करूंगा। इसमें क्या करूंगा, पहले कार्बन को लिखूंगा और दूसरे हाइड्रोजन को सिंपली वैलेंस असाइन करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और कौन सा फार्मूला बनेगा हमारा, CH4। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं अगर दो से ज़्यादा बने होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, तो उसमें उसका फर्स्ट रूल है ये है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहले रखेंगे राइट साइड पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखेंगे और वैलेंस असाइन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फार्मूला जो बनेगा इनऑर्गेनिक का उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। पर अगर ऑर्गेनिक का बना रहे हैं तो हम क्या बोल कर रखेंगे, बेसिकली राइट साइड पे हम उसको रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और लेफ्ट साइड पे उसको रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। आगे रूल सेम है, वैलेंस असाइन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो फार्मूला बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये दो फार्मूला होते हैं। अगर दो एटम से साथ बना हुआ तो कंपाउंड फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और दो से ज़्यादा एटम के साथ बना होगा ऐसे हीटोएटॉम मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स फार्मूला के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम हीटोएटॉम मॉलिक्यूल में जैसा कि एटम दो कंबाइन हो रहे हैं, दो से ज़्यादा, तो कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो एटॉमिसिटी के बेसिस पे अभी हम मॉलिक्यूल के टाइप्स स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं। एक टेट्रा हीटोएटॉम मॉलिक्यूल होता है जो दो से बनता है, ऐसे हीटोएटॉम मॉलिक्यूल हम क्या बोलते हैं, डाई हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डाई हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और ऐसा हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दो से ज़्यादा एटम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है भाई, जो डाई हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो एटम कंबाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, इसमें जो दो एटम होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन जीरो होती है, डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होती है और ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, चार्ज रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज रेडिकल्स वाले रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्सीडेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कंपाउंड फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी टाइप्स थे वो डाई हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल थे, लाइक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl, ये जो हैं डाई हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। वैसे हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दो से ज़्यादा एटम हो, ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट है। अगर वो सिमेट्रिक होंगे तो वो क्या होंगे, पोलर। अगर अनसिमेट्रिक होंगे तो पोलर होंगे, सिमेट्रिक होंगे तो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। और उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ तो 0.4 होगी, यहाँ 0.4 से ग्रेटर 0.4 होगी तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे, होमोलाइटिक फिशन देंगे और फोटोकेमिकल रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन देंगे। और उसके अलावा अगर 0.4 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो चार रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे और रिएक्शन जो होंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्सीडेशन और रेडॉक्सीडेशन देंगे, ऑटो रेडॉक्सीडेशन देंगे। और उसके अलावा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स फार्मूला की वजह से। जैसा कि हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल में एटम दो से ज़्यादा होते हैं, लाइक वाटर है, हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसके अलावा हमारा मीथेन है, उसके अलावा अमोनिया है। ये सारे क्या हैं, बेसिकली हमारे पॉली हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसकी हमने प्रॉपर्टी सारी स्टडी कर ली है। पर एक चीज़ हमारी रहती है कि जैसा कि डाई हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई भी एटम सेंटर पर नहीं होता, दो एटम होते हैं। पर जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें एक एटम जो होता है वो सेंटर पर होता है। तो पॉली हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल के हम अंदर सेंट्रल एटम कैसे फाइंड करें, ठीक है भाई, उसके कुछ रूल्स होते हैं। नंबर फर्स्ट रूल होता है कि अगर हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल दो से ज़्यादा बन रहे हैं यानी पॉली हीटोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हम किसको देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो को देखेंगे।
अगर जिस एटम का रेशो क्या होगा, स्मॉल होगा, वो एटम क्या होगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा वाटर है, वाटर के अंदर रेशो कितना है, 2:1। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हम सेंट्रल एटम कैसे डिफाइन करेंगे, जिसका रेशो क्या हो, कम हो। इसमें रेशो किसका कम है, ऑक्सीजन का। ज़ाहिर ऑक्सीजन इसमें क्या होती है, सेंट्रल एटम होती है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या हुई, सेंट्रल एटम हुई। अगेन इसमें हम देखेंगे तो रेशो किसका कम है, इसका कम है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल एटम होता है। मीथेन में अगर हम देखेंगे तो रेशो किसका स्मॉल है, कार्बन का, और किसका लार्ज है, हाइड्रोजन का। तो बेसिकली मीथेन में कार्बन क्या होती है, बेसिकली सेंट्रल एटम होती है, और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम होती है। और नाइट्रोजन में अगर हम देखेंगे सेंट्रल एटम कौन सा होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, रेशो स्मॉल है इसलिए। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है, सेंट्रल एटम। मतलब कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम हम कैसे सुनाने, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे पहचानेंगे कि जिसका रेशो क्या हो, स्मॉल हो। ठीक है भाई। उसके अलावा वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर रेशो सिमिलर होता है तो हम कैसे पहचानेंगे, बेसिकली हम देखेंगे उसके, तब हम देखेंगे वैलेंसी को। तब हम किसको देखेंगे भाई, वैलेंसी को देखेंगे। जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उसको हम उसके अंदर सेंट्रल एटम मानेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई मॉलिक्यूल है जिसका रेशो सिमिलर हो, फॉर एग्जांपल HOCl जो है, यहाँ इसको हम HClO भी लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है भाई। तो इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो रेशो क्या होता है, सिमिलर होता है, 1:1:1 होता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, हम किसको देखेंगे, वैलेंसी को। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1, इसकी -1 और इसकी -2। वैलेंसी इसकी ज्यादा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें सेंट्रल एटम। मतलब जो इसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो क्या होगा, इसमें सेंट्रल एटम होगा। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखते हैं, POCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर हम इसके अंदर देखेंगे फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, इसके अंदर हम देखेंगे तो रेशो क्या है, रेशो अगर हम देखेंगे तो रेशो इन दोनों का क्या है, सिमिलर है। जरा जिसका ज्यादा होगा वो तो सराउंडिंग एटम होगा। रेशो तो सिमिलर है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा, तो हम डिसाइड करेंगे वैलेंसी के बेस पे। फास्फोरस की वैलेंसी -3 है, इसकी -2, इसका -1 है, तो फास्फोरस इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। मतलब HOCl इसमें जो HClO में सेंट्रल एटम कौन होगा भाई, ऑक्सीजन होगा। ज़ाहिर वैलेंसी क्या है उसकी, ज्यादा है। और इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। फास्फोरस में क्या होगा, सेंट्रल एटम फास्फोरस होता है। ठीक है भाई। तो ऐसा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसा कि इसमें सेंट्रल एटम होता है। अगर सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, पहले तो हम देखेंगे रेशो को। अगर रेशो स्मॉल है तो वो सेंट्रल एटम होगा, जस्ट लाइक दिस। अगर रेशो सिमिलर है तो हम किसको देखेंगे, वैलेंसी को देखेंगे। अगर वैलेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। अगर फॉर सपोज वैलेंसी भी सिमिलर है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज वैलेंसी भी क्या है, सिमिलर है। फॉर एग्जांपल वैलेंसी कैसे सिमिलर है, मॉलिक्यूल है हमारा HOCl2, मॉलिक्यूल है हमारा HClO2, HClO3, HClO4, ये मॉलिक्यूल्स हैं। जैसा कि इसके अंदर हम देखेंगे कि वैलेंसी रेशो तो दोनों का सिमिलर है, उसके अलावा वैलेंसी भी दोनों की क्या है, इक्वल है। वैलेंसी भी दोनों की क्या है भाई, इक्वल है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे वो क्या होगा, हमारा सेंट्रल एटम होगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा है, हाइड्रोजन के या क्लोरीन के? ऑब्वियसली क्लोरीन के। कितने हैं भाई, 7 है। तो बेसिकली 7 है, इसलिए इस वजह से जो क्लोरीन है इसमें क्या होगी, सारे इस मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन क्या होगी, सेंट्रल एटम होगी। मतलब कि एटॉमिसिटी के बेसिस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बनते हैं, पोलर होते हैं, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, हेटेरोलाइटिक फिशन देते हैं और रिएक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स और ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी देते हैं। ठीक है भाई। उसके अलावा जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। वो या तो सिमेट्रिक होते हैं, नॉन सिमेट्रिक होते हैं। उसके बेसिस पे वो पोलर और नॉन पोलर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए गैसेस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और रिएक्शन जो होते हैं वो
फ्री रेडिकल भी प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज रेडिकल भी, इसलिए फोटो केमिकलेशन, जीरो ऑर्डर रेडिएशन और उसके अलावा चार्ज रेडिकल प्रोड्यूस करने की वजह से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेड ऑक्सीडेशन और ऑटो रेड ऑक्सीडेशन भी देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू कंपाउंड फार्मूला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स फार्मूला। जैसा कि इसमें जो है सेंट्रल एटम नहीं होता है पर इसके अंदर सेंट्रल एटम होता है, तो सेंट्रल एटम कैसे फाइंड करने हैं, उसकी कौन सी ट्रिक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको देखेंगे? रेशो को। जिसका रेशो सिमिलर होगा वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। अगर रेशो सिमिलर है तो किसको देखेंगे हम? वैलेंसी को देखेंगे। अगर वैलेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। अगर वैलेंसी भी और रेशो दोनों सिमिलर हैं तो किसको देखेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे वो क्या होगा? हमारा सेंट्रल एटम होगा पॉली हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। थैंक यू वेरी मच।